नोएडा अथॉरिटी का गठन योजनाबद्ध शहरी विकास के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन समय के साथ साथ यह संस्था जमीन, रियल एस्टेट और ठेकों से जुड़ी अनियमितताओं के कारण विवादों में घिरती चली गई। लेकिन सवाल यह है कि नोएडा अथॉरिटी में घोटालों और वित्तीय अनियमितताओं के पीछे के प्रमुख कारण क्या हैं? नोएडा अथॉरिटी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी शहरी विकास संस्थाओं में से एक है। इसका उद्देश्य शहर का नियोजन, अवसंरचना विकास, जमीन का प्रबंधन और नागरिकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना है। हालांकि पिछले वर्षों में यहां कई बार घोटाले और वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं। नोएडा अथॉरिटी का गठन योजनाबद्ध शहरी विकास के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन समय के साथ साथ यह संस्था जमीन, रियल एस्टेट और ठेकों से जुड़ी अनियमितताओं के कारण विवादों में घिरती चली गई। महत्वपूर्ण बात यह कि ये घोटाले किसी एक सरकार या राजनीतिक दौर तक सीमित नहीं रहे, बल्कि अलग अलग सरकारों के समय में सामने आते रहे। पहले की सरकारों के समय से ही संस्थागत कमजोरियों, नियमों की अस्पष्टता और सीमित निगरानी के कारण अनियमितताएं पनपती रहीं। जमीन की बढ़ती कीमतों और रियल एस्टेट के दबाव ने इन गड़बड़ियों को और बढ़ावा दिया, जबकि जांच और सजा की धीमी प्रक्रिया ने व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश दिया गया। ई टेंडरिंग, डिजिटल रिकॉर्ड मामलों की दोबारा समीक्षा और कुछ मामलों में अधिकारियों पर कार्रवाई जैसे कदम उठाए गए, जिससे पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश हुई। यह सही है कि दशकों से चले आ रहे सिस्टम को तुरंत पूरी तरह बदलना आसान नहीं है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि नीति और रवैये में बदलाव आया है और पहले की तुलना में निगरानी और जवाबदेही का दबाव भी बढ़ा है। लेकिन सवाल यह है कि नोएडा अथॉरिटी में घोटालों और वित्तीय अनियमितताओं के पीछे के प्रमुख कारण क्या हैं? इसका जवाब है कि कारण एक नहीं बल्कि कई हैं, जैसे भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी, फैसले लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव, ठेके, लीज और रियल एस्टेट डील्स में रिश्वत और राजनीतिक दबाव, कानूनी और प्रशासनिक खामियां, नियमों और कानूनों का अस्पष्ट पालन, जांच और जवाबदेही का कमजोर तंत्र, भू राजस्व और जमीन का दुरुपयोग, जमीन की खरीद बिक्री में अनियमितताएं, सरकारी जमीन की कालाबाजारी या निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाना, निगरानी और ऑडिट की कमी, वित्तीय लेन देन का समय पर ऑडिट ना होना, तकनीकी निगरानी का कम उपयोग। वहीं ग्रेटर नोएडा प्रोजेक्ट घोटाला 2018 इसका ऐतिहासिक उदाहरण रहा है। नोएडा अथॉरिटी में घोटाले केवल संस्थागत कमजोरी या भ्रष्टाचार के कारण नहीं होते, इसमें प्रशासनिक ढांचे, नियमों का अस्पष्ट पालन और निगरानी की कमी भी शामिल है। वहीं नोएडा अथॉरिटी में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ कड़ा रुख भी अपनाया जा रहा है। जांच पड़ताल भी लगातार जारी है। नोएडा अथॉरिटी में 117 करोड़ से अधिक के मुआवजा घोटाले में फंसे अफसरों की संपत्तियों की जांच एसआईटी ने शुरू कर दी है। एसआईटी ने प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों व जिलों के अधिकारियों से इन अफसरों और उनके परिजनों की संपत्तियों का विवरण तलब किया है। एसआईटी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर घोटाले की जांच कर रही है। जांच के दायरे में 2 आईएएस अफसरों सहित 12 बड़े अधिकारी, उनके पत्नी, बेटे बेटियां और करीबी रिश्तेदार आ गए हैं। अब तक मुआवजा वितरण में हुए घोटाले तक सीमित रही जांच को एसआईटी ने और व्यापक कर दिया है। पुलिस महानिदेशक कारागार प्रशासन की अध्यक्षता में गठित एसआईटी में साफ कर दिया गया है कि अब सवाल सिर्फ गलत मुआवजे का नहीं बल्कि आय से अधिक संपत्ति का है। वहीं एसआईटी का पत्र मिलते ही लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि एलडीए में हड़कंप मच गया है। फाइलें खंगाली जा रही हैं, पुराने रिकॉर्ड्स निकाले जा रहे हैं, क्योंकि घोटाले के आरोपी कुछ अधिकारी एलडीए में भी तैनात रह चुके हैं। नोएडा अथॉरिटी में तैनात रहे आईएएस अफसर अटल कुमार रॉय, जो लखनऊ विकास प्राधिकरण में भी सेवाएं दे चुके हैं, इस जांच के घेरे में है। एसआईटी ने उनकी पत्नी, पुत्र और पुत्री के नाम दर्ज संपत्तियों का पूरा ब्यौरा मांगा है। नोएडा अथॉरिटी के पूर्व सीईओ रमा रमन के खिलाफ भी आय से अधिक संपत्ति की जांच औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है। एसआईटी ने उनकी और उनके परिवार की संपत्तियों की जानकारी मांगी है। रमा रमन के साथ साथ उनकी पत्नी, पुत्र और पुत्री के नाम दर्ज हर संपत्ति की जांच की जा रही है।
एसआईटी ने तत्कालीन विधि अधिकारी राजेश कुमार, उनकी पत्नी आशा रानी, पुत्री कृतिका राय, पुत्र देवेश रॉय के नाम संपत्तियों का ब्यौरा मांगा है। इसके अलावा वीरेंद्र सिंह नागर, उनकी पत्नी, पुत्र पुत्रियों विनोद कुमार पवार, राजनगर गाजियाबाद, दिनेश कुमार सिंह, उनकी पत्नी कुसुमलता सिंह, पुत्र अभिषेक कुमार, एसएन श्रीवास्तव, उनकी पत्नी सुप्रिया, पुत्री सुरभि, मदनलाल मीणा और उनके पूरे परिवार, आलोक कुमार टंडन, उनकी पत्नी रीना, पुत्र अनन्या, पुत्री सौम्या, राजेश प्रकाश, महेंद्र कुमार भंडारी और उनके परिवार, साथ ही तत्कालीन मुख्य विधि सलाहकार विद्या प्रकाश के परिजनों की संपत्तियों की भी बारीकी से जांच हो रही है। एसआईटी ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ विकास प्राधिकरण ही नहीं बल्कि इन अधिकारियों के गृह जनपदों से भी संपत्तियों का पूरा विवरण जुटाया जा रहा है। आदेश में कहा गया है कि सभी पंजीकृत संपत्तियों के प्रमाणित दस्तावेज, रजिस्ट्री, एग्रीमेंट और रिकॉर्ड प्राथमिकता के आधार पर एसआईटी की ईमेल आईडी पर भेजे जाएं, क्योंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अगस्त 2025 को एसआईटी गठित कर नोएडा मुआवजा घोटाले की जांच का आदेश दिया था। अब एसआईटी ने अपना दायरा बढ़ाकर घोटाले से कमाई गई कथित अवैध संपत्तियों तक जांच को पहुंचा दिया है। कुछ आरोपी अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, एक का निधन हो चुका है, जबकि कुछ आज भी अहम पदों पर तैनात हैं। पर सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने का दावा करती है। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकारी अधिकारियों और संस्थाओं में पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार कम करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। फिर भी नोएडा अथॉरिटी जैसी बड़ी शहरी विकास संस्थाओं में समय समय पर घोटाले सामने आते रहते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? तो जवाब है कि योगी सरकार की नीति तो प्रभावी है, लेकिन परिणाम तभी दिखेंगे जब उसे निरंतर प्रवर्तन, निगरानी और पारदर्शिता के साथ लागू किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली 24 भारत।